भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं ईपीसीएच के कर्णधार श्री दिलीप बैद जी, चेयरमैन ईपीसीएच, उनके साथ श्री नीरज खन्ना जी, वाइस चेयरमैन ईपीसीएच, सागर मेहता जी, वाइस चेयरमैन ईपीसीएच, हमारे 59 फेयर के अध्यक्ष श्री निर्मल भंडारी जी, जो कि जोधपुर से हैं, जोधपुर का जो GHF है उसके फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं आप, पैटर्न भी हैं, और कई संस्थाओं के आप चेयरमैन रहे हैं। इसके साथ हमारे 2 वाइस चेयरमैन जिनको इस बार के फेयर की जिम्मेवारी मिली है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ 2 फेयर के, श्री नदीम खान जी मुरादाबाद से और श्री कमल वाशने जी संभल से। हमारे अग्रणी नेताओं में श्री अवधेश अग्रवाल जी जो कि MHA के पूरे और मुरादाबाद का पूरा कारोबार संभाले हैं, और श्री नजम जी जो मुरादाबाद में न केवल हस्तशिल्प में बल्कि बाकी सिविल डिफेंस और बाकी भी सोशल एक्टिविटी में राष्ट्रपति जी द्वारा विशेष अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे ईपीसीएच की पूरी टीम और सभी सीओ मेंबर जो यहाँ उपस्थित हैं, भूतपूर्व चेयरमैन, हमारे विशेष तौर पर श्री RK वर्मा जी, रावत जी और पूरी टीम, और ख़ास तौर पर आप सभी जो हमेशा हमारे बुलावे पर उपस्थित रहते हैं और हमें पूरी तरह से कवर करते हैं। सबसे पहले हम आपको कल से होने वाले 16 से 19 अप्रैल का जो हमारा ISGF दिल्ली फेयर है उसके लिए न्योता देते हैं। कल सुबह 11:30 बजे माननीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन यहीं ऊपर बैंकेट हॉल में दूसरी मंजिल पे 2nd फ्लोर पर रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप समय पर पधारें और माननीय मंत्री जी को और कार्यक्रम को और हमारे ISGF को पूरी तरह से कवर करें। आपको मालूम है कि फेयर वास्तव में B2B है और पब्लिक के लिए नहीं है, तो आप अपने प्रसारण में प्लीज़ ये कहना ना भूलें, लिखना ना भूलें कि वास्तव में सिर्फ इन्वाइटीज़ के लिए फेयर है, ताकि किसी आने वाली पब्लिक को कोई असुविधा यहाँ ना हो। फेयर क्योंकि पूरे विश्व के बाहर यहाँ रहते हैं और उनके बंदोबस्त में सभी लोगों को लगना होता है। लगभग 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे में पूरे भारत के सभी प्रांतों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में लगभग हस्तशिल्प से जुड़े हुए 25,000 उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तमाम दुनिया के आयातक जो हैं और यहाँ पधार रहे हैं। पहले भूतपूर्व में 1994 में जब हमने 94 में फेयर शुरू किया था, मात्र 200 लोगों के साथ, आज ये बढ़कर के करीब 3200 लोगों का नंबर इसमें आ गया है। और 3200 लोग, जैसे कि हमारे अवधेश जी ने बताया, उसके पीछे लाखों की तादाद में उनके कारीगरों का यहाँ पर जो है इस फेयर के मार्फत ही उनके ऑर्डर से उनका जीवन यापन चलता है। तो हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की एक रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हमारे लिए ISGF फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे फेयर में अभी से जब तक हम बात कर रहे हैं, हमारे सभी जो अग्रणी नेता हैं, इन्होंने विशेष तौर पर जो अमेरिका का जो इस समय प्रकरण सब जगह चल रहा है उसके बारे में आपके सामने बात रखी। उसका विशेष कारण ये है कि हमारे पूरे निर्यात का 36% टोटल एक्सपोर्ट्स का वो अकेले एक ही मार्केट को जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यही कारण है कि हम सब लोग अमेरिका के इस प्रकरण को लेकर के अपने अपने विचार रख रहे हैं, और जबकि सब लोग, हम सब संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हमें या हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को या पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक भारतीय परंपरा के अनुसार हमेशा आशावादी रहे हैं, और उस आशावादी जीवन के हिसाब से हमें सब कुछ आगे आने वाला समय एक अच्छा दिख रहा है, ग्रीन पास्चर दिख रहे हैं। और ये ग्रीन पास्चर को अगर मैं पूरी तरह से बताना चाहूँ तो ईपीसीएच ने ये सारा मुद्दा मात्र भगवान पर या मात्र अमेरिका के डिसीजंस पे नहीं छोड़ा है। हमने इसके बारे में बड़ी एक स्ट्रेटेजिक एक पूरा एक हमने
एक रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे भारत से लगभग 189 कोड 179 HS कोड, जो कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो मैंने कहा 25,000 प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स को किसी न किसी कैटेगरी में डाला जाता है, यानी किसी न किसी प्रोडक्ट में आते हैं। फर्नीचर का एक HS कोड होता है, उसमें 4 या 5 हो सकते हैं, टेबल अलग है, फर्नीचर अलग है। ऐसे ही मेटल का एक अलग प्रोडक्ट बनता है, उसका HS कोड अलग है। ऐसे में हस्तशिल्प निर्यात के HS कोड अपार हैं, बहुत ज्यादा हैं, बाकी से काउंसिल के पास इतने नहीं है। तो 179 HS कोड के बीच में हम लोग पूरा विश्व को निर्यात करते हैं, अमेरिका को अकेला निर्यात नहीं करते। तो ऐसे में इन 179 HS कोड को हमने एक कंसल्टेंट्स के जरिए बड़ी एक लोगों को लगा करके तुरंत इसके ऊपर पूरी स्टडी की है कि इन HS कोड के प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं और किस किस जरिए से अमेरिका के जो अब नए जो टैरिफ आए हैं उस पर हमारा क्या उस पर असर है। हमने ये असर मात्र ये नहीं देखा कि भारत से जाने पर वहां क्या असर है, क्योंकि मुद्दा सारा ये है कि हमारा बायर जो है वो बायर नहीं है, हमारा बायर सेलर है, यानी कि वो जो हमसे खरीदेगा वो आगे बेचेगा। जब वो हमारे से खरीदेगा और वो बेचेगा तो उसको ये देखना है उसके हाथ में उस वस्तु की कितने की वो उसके हाथ में आकर के प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी जो वहां लगेगी वो उसके हाथ में आने के बाद में वहां के कंज्यूमर को पे करनी है, वो भारत के कंज्यूमर को पे नहीं करनी है। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय 2 कारण से है। पहला ये है कि इस सारे प्रकरण में हम लोग एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आते, हम लोग एक बहुत ही ज्यादा ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर बायर हमें लास्ट में अटेंड करता है, यानी पहले वो खाने की वस्तु लेता है, उसके बाद पहनने की वस्तु लेता है, उसके बाद में वो एक्स्ट्रा व्यक्ति को गिफ्ट करना है या कुछ करना है तो उसको लेता है। तो ऐसे प्रकरण में जब भी कभी ऐसी उथल पुथल मचती है तो हैंडीक्राफ्ट का निर्यात जो है वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा एक असर पड़ता है। लेकिन इस सारे में जो एक सुखद जो सबसे बड़ा अनुभव हो रहा है वो सुखद अनुभव यह है, जब हमने 179 कोड को अलग अलग हिस्सों में उसको हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि इन 179 कोड में, क्योंकि सब 179 कोड का हर एक प्रोडक्ट को चाइना नहीं बनाता है, हम लोग चाइना करते हैं, लेकिन चाइना नहीं है हमारा कंपटीटर। सब 179 कोड को वियतनाम नहीं बनाता है, और सभी 179 कोड को टर्की नहीं बनाता है, और सभी 179 कोड को बांग्लादेश या दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव कंट्री नहीं बनाते हैं। कोई प्रोडक्ट किसी की स्ट्रेंथ है, कोई दूसरे की स्ट्रेंथ है। हमने एक एक प्रोडक्ट को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी हमने वर्किंग देखी, उसकी ड्यूटीज को देखा, और हमने पाया कि हम किसी भी देश के मुकाबले अगर हम अमेरिका में एक हमारे बायर के हाथ में जब प्रोडक्ट पहुंचेगा हम 30 से 32% सस्ते होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी देश के प्रोडक्ट के मुकाबले जाएंगे। चाइना की 105% ड्यूटी से मैं बहुत खुश नहीं हूं, वो कोई मेरे लिए अकेला इशू नहीं है, इसलिए वो किसी भी देश से जाएगा। अगर वो कोरिया से जा रहा है तो वहां भी ड्यूटी है, वियतनाम से जा रहा है 46% ड्यूटी है, बांग्लादेश से जा रहा है 52% ड्यूटी है, किसी और से जा रहा है तो हर प्रोडक्ट में हर कंट्री की जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर ड्यूटी है, और वो मेरा भी प्रोडक्ट था। ऐसे में मैं वहां उसके कंज्यूमर के हाथ में जब पहुंच रहा हूं तो ऐसे में 25 से 32% की ड्यूटी में मैं वहां अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच रहा हूं। अब इस सारे में मेरे निर्यातकों को मुझे एक दिशा देनी है, अभी वो दिशा रहित हैं और हम लोगों ने उनको एक दिशा दी है। दिशा और दशा उन दोनों की ईपीसीएच के हाथ में है, क्योंकि ईपीसीएच अग्रणी बॉडी है, उसके जो हमारे कर्णधार हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला हमने उन्हें कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड है। अभी हमने पीछे एक बड़ी जूम मीटिंग की थी जिसमें 1200 निर्यातकों ने भाग लिया था, और हमने 1200 निर्यातकों को ये बताया पहले ये बात जो है ये ट्रांजिशनल पीरियड है। अगर ये ट्रांजिशनल पीरियड है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पीरियड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके दबाव में नहीं आना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि अभी कुछ बाइंग एजेंट्स अपने बायर्स के बिहाफ पर हम लोगों पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे छोटे निर्यातकों को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट हमें देना किसी भी ना तो कानूनी है और ना ही देना बनता है। उसके 2 रीजन है। हम सब लोग अपना माल एफओबी में बेचते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जो बॉम्बे में या चेन्नई में जहां भी हम किसी या कार्गो में जब हम यहां से माल लाद देते हैं
वहां तक का खर्चा और ड्यूटीज हमारी है। दूसरी, हम अपना माल CIF नहीं बेचते हैं, तो CIF मीन्स कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो बायर को देना है जो है इंश्योरेंस, फ्रेट और वहां की जो ड्यूटी, तो ये बायर का हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। सपोज मैं एक उदाहरण लेता हूं, कल यहाँ पर हमारे देश में हमारी सरकार कहने लगे कि साहब हमारी डोमेस्टिक खपत इतनी है कि एक्सपोर्ट कम होना चाहिए और यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो क्या हमारा बायर हमारे साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी आधा आधा करेगा? वो तो आधा आधा नहीं करेगा। बहुत सी आइटम में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती भी है, कई बार ऑनियन हमारे यहाँ दिक्कत होती है, कई कमोडिटी होती है। तो ऐसे में हम किसी भी हालात में अपने बाइंग एजेंट्स के मार्फत अपने बायर को या स्पेयर में, मेरी अपील है सभी निर्यातकों से कि किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट ड्यूटीज के लिए ऑफर ना करें। अगर वो अपने मूल्य को सस्ता बेचना चाहता है तो फ्री मार्केट है, वो जो मर्जी कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो टैरिफ के दबाव में आकर के ऐसा न करें, क्योंकि आने वाले अगले कुछ महीनों में कुछ और बड़े बदलाव आने के संकेत हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं आने हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आने के संकेत हैं। और जिसमें एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि हो सकता है कि डॉलर भी डेप्रिशिएट हो जाए। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो जो भी प्रोडक्ट अमेरिका का है वो बाकी कंट्रीज में सस्ता होगा और अमेरिका में जो होगा वो महंगा होगा, वो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और हमारा रूपी उसके मुकाबले फिर स्ट्रेंथन होगा। तो ये सब संकेत, ये सब चीजों के संकेत हैं और एक बड़ी संकेत की कारण है जिसके लिए हमें ट्रंप को हम किसी भी तरह से हम नहीं उनको कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई तरीका करेगा। उसके अलावा हमने एक और स्ट्रेटेजी बनाई है जो हमारे दिलीप बैज जी ने खासतौर पर उस पर बहुत जोर दिया कि जो टैरिफ के अंदर एक और उन्होंने कानून रखा है कि अगर अमेरिकन गुड्स का आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो गुड्स का इस्तेमाल करने में उतने पार्ट पर ड्यूटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। हम लोग इसमें भी संभावना तलाश कर रहे हैं कि इंपोर्ट में हम ऐसी कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें जिसके चलते हम लोग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएं और कॉस्ट न्यूट्रल हो जाएं। ऐसी क्या हो सकती है, जैसे हमारे लकड़ी का, हमारे निर्मल जी यहाँ बैठे हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा निर्यात है। लकड़ी मतलब लकड़ी के वस्तुओं का, जिसमें फर्नीचर भी एक बड़ा प्रोडक्ट है। हंसराज बेती जी हैं, हंसराज जी जानते हैं, और हंसराज जी ने मिलकर के प्रयास भी किया था। अमेरिकन हार्डवुड हमने मंगाई थी और कुछ कंटेनर ला करके निर्यातकों को दिए हैं। वो वहां पर सफल नहीं हुई क्योंकि वो महंगी थी और उसके अलावा उसकी कस्टम ड्यूटी पड़ने के बाद वो महंगी पड़ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपोज अमेरिका से जो लकड़ी बन रही है, अगर उस पर हम यहाँ कुछ प्रयास करना शुरू करेंगे तो जो उससे बना हुआ प्रोडक्ट जब हम वापस भेजेंगे तो ऐसे में वुडन हैंडीक्राफ्ट के लोगों की ड्यूटी फ्री 0 हो जाएगी। फैशन ज्वेलरी के ऐसे बहुत से आइटम होंगे, जैसे कैंडल वाले हमारे लोग हैं जो कैंडल बना रहे हैं, पैराफिन वैक्स वो यूरोप से आती है, तो पैराफिन वैक्स ऐसी अमेरिका से भी आती है। तो अगर पैराफिन वैक्स या ऐसी चीजें जो वहां से आएंगी तो वो जब रिवर्सल जाएंगी तो उसमें उस पार्ट की ड्यूटी वहां पर नहीं लगेगी। तो ऐसे में हम इन सब संभावनाओं का एज ए स्ट्रेटेजी तलाश कर रहे हैं। हम लोग मात्र आपदा में अफसर की बात को मात्र नहीं मान रहे कि जस्ट मात्र है, हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर एक EPCH एक पूरी तैयारी कर रही है। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आने वाले समय में आज भी फेयर में हमारे पास 470 बायर अमेरिका के कंफर्म कर चुके हैं और अभी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने कहा कि फिर भी कंज्यूमर को सस्ता रहता है माल, तो इसका मतलब वो बायर वहां दूसरी कंट्री में जाने के बजाय वो यहाँ आने वाला है। बहुत से बायर जो कंजाउ जाते थे, इसके तुरंत बाद कंजाउ इशू है चाइना में, वो सभी लोग इस वक्त यहाँ का टूर बना करके रखे हैं। और उसका रीजन यही है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर के हाथ में, अमेरिकन कंज्यूमर के हाथ में माल तो आना ही है। अब किसका माल आना है, वही प्रोडक्ट फर्नीचर का अगर मेरे यहाँ से जाएगा सस्ता मिलेगा तो वो उसको पहले लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है जो कि आसान नहीं है, लेकिन जिसके लिए रणनीति आज बनाना पड़ेगी और वो आने वाले अगले 10 साल में मैं समझता हूँ EPCH उस पर काम पूरा कर लेगी। 470 बायर वहां से हैं तो 120 हमारे पास मिडिल ईस्ट से है, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो संकेत ये है कि मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और हमें करना पड़ेगा। अभी जो सबसे बड़ी हमारी परेशानी आ रही है कि हम 36% अपना 1/3 हिस्सा क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग एक मार्केट के डिपेंडेंस पे आ गए हैं। हमें आने वाले समय में अपनी अमेरिका की डिपेंडेंस को, वॉल्यूम तो उतना ही रहे, टोटल अमाउंट भी उतना ही रहे, लेकिन जो हमारा बास्केट है वो बढ़ करके हो जाए। जो अभी हमारा 100 रुपया था उसको हम बढ़ा करके अगर 200 रुपया कर देते हैं तो वो डिपेंडेंस में परसेंटेज कम हो जाएगी। तो हम उस डिपेंडेंस को बाकी मार्केट में ले जाएं,
और धीरे धीरे बाकी मार्केट में अगर अपने आप को डाइल्यूट करें, आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन बाकी मार्केट पर हम क्योंकि कभी भी ध्यान नहीं देते थे, तो अब हम वास्तव में दूसरी खासतौर पर गिरीश जी जैसे हैं, आपका तो लकड़ी में आप कुछ भी प्रयास सोचेंगे तो नया प्रयास तो करना पड़ेगा, तो उसके साथ में वो ध्यान करने की जरूरत है। एक इसके साथ मैं समझ रहा हूँ बहुत से लोग जो अभी तक यहाँ पर माल बेच करके बायर का ऑर्डर पे चल रहे थे, उनको अपनी रणनीति में हमने कहा है कि वो लोग ड्रॉप शिपमेंट और वेयर हाउसिंग शुरू कर दें ताकि बायर्स को जल्दी से माल मिल सके। इन 3 महीने के बाद हो सकता है कि वहां कुछ ऐसा पीरियड आएगा जब एक प्रोडक्ट का वैक्यूम क्रिएट होने वाला है। अभी आप अच्छा मानेंगे अफसर, इसलिए ये 3 महीने में जब सामान कम पहुंच रहा है तो हम लोगों का बहुत सा माल लोगों के यहाँ बचा हुआ पड़ा था, वो सारा माल बिकने वाला है। तो जब वो माल बिकने वाला है तो खाली होने वाले हैं वेयर हाउस। उसके बाद का जो पीरियड आने वाला है फिर एक अच्छी सुबह आने वाली है और बड़ी तादाद में प्रोडक्ट की वहां सेल होने वाली है। ऐसा हमारा कुल मिलाकर के विचार है और हम मान के चलते हैं कि ऐसा विचार हमने सब करके आने वाला है। तो ईपीसीएच को सतर्क रहना बहुत जरूरी है और हमारे जो निर्यातक यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सबको एक आशावादी तरीके से ये मानना जरूरी है कि ये जितना भी हमारा ट्रेड का अभी मंथन चल रहा है, इस मंथन में ultimately we are going to be winner and this opportunity is going to be the biggest opportunity in the last 20 years. This what I personally feel, and so Nirmal ji and all my fellow colleagues they also feel. If you have any question to this effect now, please, I think we are open for that. और हानि का अभी विषय नहीं है, अभी ये हुआ है कि जो 90 दिन है तो कम से कम ये जो एक अटकलें थी, ये इन अटकलों के बीच में बायर जो डिस्काउंट मांग रहा था वो सिचुएशन खत्म हो गई। हमारे जिन लोगों की शिपमेंट, जैसे मल्होत्रा जी ने बताया कि शिपमेंट बन रही थी, ऑन होल्ड डाल दी गई, तो ये ऑन होल्ड की चीजें खत्म हो गई। तो जो जैसा चल रहा था वो वापस उस पर आ गया, बायर अपने यहाँ माल इंपोर्ट कर रहा है।